ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बंदरगाहों और जलमार्गों की विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बंदरगाह जलमार्ग अगर कहा जाए कि व्यापार और अर्थव्यवस्था के अहम स्तंभ हैं, रीढ़ हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ ही इन क्षेत्रों में जिस तरह से रोजगार, निवेश और अर्थव्यवस्था को लेकर जो संभावनाएं हैं, इसको देखते हुए सरकार ने भारत के मैरीटाइम सेक्टर और जलमार्गों के विकास और क्षमता के लिए कई परियोजनाओं को संचालित किया है। मिस्टर सिन्हा, चर्चा इसी से शुरू करते हैं। हाल ही की जो प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा थी, इसमें दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और उन्होंने इस मामले में इन देशों में जो कंपनियां हैं उसमें ब्लू इकोनॉमी में विशेष रूप से भारत के सागरमाला परियोजना में इन्वेस्टमेंट पर उन्होंने जोर दिया था। तो आप प्रधानमंत्री के इस आह्वान को कैसे देखते हैं और भारत में जिस तरह से बंदरगाहों और जलमार्गों की क्षमता को बढ़ाने की ओर सरकार का विजन है, उसको आप कैसे देखते हैं? पूरे मामले के दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि अगर हम पूरे ओवरऑल ब्लू इकोनॉमी को लें, ब्लू इकोनॉमी का मतलब आप समझ लीजिए कि जो वाटरवेज से रिलेटेड तो बात सही है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें फिशरीज और जितने भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तो वहां पर आपने निवेश करना है और खासतौर पे जो नॉर्डिक कंपनीज हैं, नॉर्डिक कंपनीज का मतलब जो डेनमार्क से हैं, आइसलैंड से हैं, फिनलैंड से हैं, स्वीडन से हैं, ऐसे देशों की जो कंपनियां हैं उनको निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। दूसरी तरफ अगर आप वाटरवेज को देखें, जल मार्ग की बात करें, तो जल मार्ग का अगर आप देखें तो देश में जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, अगर मैं सरकार के ही आंकड़े देखूं, केवल इंटरनल लगभग 20,000 किलोमीटर का जल मार्ग हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें से करीबन 17,890 18,000 किलोमीटर के करीब में जो है वो नदियों के जरिए है और 2,500 करीब जो है वो नहरों के जरिए। और यहाँ पर आप मैकेनाइज यानी कि मशीन से चलने वाले नौकाएं जो हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन जलमार्ग का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि सामान लाने ले जाने की जो लागत है, उसमें काफी हद तक कमी आ जाती है। और अगर मैं सरकार के ही आंकड़े देखूं तो कहते हैं कि रेलवे में अगर 1 किलोमीटर की ढुलाई करनी हो तो लगभग खर्च जो है वो आपका ₹1.36 आता है। अगर आप सड़क की बात करें तो वो ₹2.5 के लगभग में है और वाटरवेज की अगर आप बात करेंगे तो वो सिर्फ ₹1.06 का आता है। तो अब आप सोच लीजिए कि इतनी अगर कम खर्च है तो उसका फायदा जो है वो सामान की लागत पर पड़ेगा और सामान की लागत पर पड़ेगा तो उससे आपकी प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है विदेश व्यापार के संदर्भ में वो आपकी काफी बेहतर होगी। यही वजह है कि सरकार का पूरा जोर है कि किस तरीके से हम वाटरवेज में, चाहे वो इंटरनल की बात करें या फिर आप कोस्टल रीजन की बात करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, ज्यादा से ज्यादा उसका बेहतरी हो सके। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इसकी चर्चा होती है। इस परिकल्पना में जैसा कि हम जानते हैं कि देश में जो जलमार्ग हैं, जो बंदरगाह हैं, व्यापक स्तर पर उनमें सुधार किए जाने पर जोर है और इसमें बंदरगाहों से व्यापार और जो लॉजिस्टिक के मामले में भारत को एक ग्लोबल हब बनाने की संकल्पना है, उसके बारे में भी कहा जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि देश में एक वर्ल्ड क्लास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाटरवेज का और बंदरगाहों का तैयार हो जिससे कि उद्योगों को लाभ पहुंचे और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, निर्यात क्षमता है, उससे बढ़े, जिससे स्वाभाविक रूप से जो हमारा आत्मनिर्भर भारत विजन है और मेक इन इंडिया का विजन है उसको बढ़ावा मिले। तो आप इस मैरीटाइम विजन को कैसे देखते हैं? किस तरह से ये हमारे देश में बंदरगाहों और जलमार्गों के विस्तार को एक रूप देने में मददगार है? देखिए, इसमें 3 हिस्से हैं। आप अगर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की अगर बात करें तो एक तरफ आपके बंदरगाह है, पोर्ट का जिसका आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ जहाजरानी की बात है और तीसरी तरफ जो है वो जलमार्ग की बात है। एक स्थिति यह है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पर आप एक हब सिस्टम में काम करते हैं, यानी कि आपका देश जो है वो एक बड़े हब के तौर पर काम करे कि दुनिया के तमाम देशों की जहाज यहाँ पे आए और फिर यहाँ से दूसरे जगहों पर जाए। एक तो पहलू शिपिंग में ये होता है। दूसरा ये है कि शिप बिल्डिंग है, जहाज निर्माण हो, यहाँ पर जहाज के रिपेयर की बात हो, उसकी रिसाइकलिंग हो सके, वो उसमें शामिल होता है। और तीसरी बात यह है कि इसके लिए जो क्रूज है, जैसे हम कहते हैं ना कि पर्यटन के इतिहास में अगर आप कहें तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप बंदरगाहों की बात करें तो आपके बंदरगाह जितने बेहतर होंगे, जितने कम से कम समय में आपका जो सामान है वो एक बंदरगाह से लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है, वो आपके प्रतिस्पर्धा करने की ताकत जो है वो और मजबूत करता है। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास जितने बंदरगाह हैं, जिस तरह के कोस्टल रीजन्स हैं, उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
ये जो मैरीटाइम विजन बनाया गया है 2030 तक, और इसमें जितनी बुनियादी सुविधाएं जैसे जैसे बेहतर हुई, इसका फायदा आपके उद्योग को मिलेगा और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनेंगे। और हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि देश में रोजगार बड़ी संख्या में मुहैया कराने की जरूरत है। तो मैरीटाइम विजन का एक मकसद ये भी है कि किस तरह से रोजगार आपका और बेहतर होता है। ये कहा जा रहा है कि देश के हर वर्ग को इन विस्तार से लाभ मिले और निश्चित रूप से जब ऐसी परियोजनाओं का विस्तार होता है तो देश की अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है। लेकिन मैं किसानों और जो हमारे एमएसएमईज हैं उनके संबंध में आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इन विस्तार से जो किसान हैं उनको अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने में, और जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, इस तंत्र के मजबूत होने से किस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने से उनको इससे लाभ मिलने वाला है? हम सभी लोग बात कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो। हम सभी लोग इस चीज पे भी चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे मध्यम, लघु और जो सूक्ष्म उद्योग हैं, इनके लिए कारोबारी संभावनाएं बेहतर हो। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है, जो कुछ भी सामान तैयार हो रहा है, वो किस तरीके से बाजार तक पहुंचे और कितनी जल्दी पहुंचे। क्योंकि किसान की अगर हम लोग बात करें तो वो उत्पाद तैयार करते हैं जो बहुत जल्दी नष्ट होता है। तो उसमें अगर गति लानी हो तो जो कुछ भी माध्यम उपलब्ध हो, चाहे वो सड़क के जरिए हो, चाहे हम रेल की बात करें, चाहे हम लोग जलमार्ग की बात करें। अब देखिए, रेल में अगर आप याद करिए तो किसान रेल खास तौर पर चलाए गए हैं। सड़कों पर रेफ्रिजरेटेड वैन्स और वो सब चीजें तो उपलब्ध हैं ही। अब अगर जलमार्ग के जरिए भी 2 जगहों पर पॉइंट टू पॉइंट अगर देश के भीतर ही अगर आप कहें तो हो सकता है कि उसकी लागत कम होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पूर्वोत्तर इलाके में सामान पहुंचाना हो, कृषि उत्पादों को पहुंचाना हो, तो जल मार्ग काफी उसमें बेहतर होता है, क्योंकि वहां पर जो सड़क और रेल मार्ग है वो काफी दुरूह है। और बीच में कई ऐसे प्रयोग भी किए गए हैं जो बांग्लादेश के रास्ते होते हुए जो सामान है, खासतौर पर मैं चावल की बात करूंगा, उससे पहुंचाने में मदद मिली है। तो मुझे लगता है कि किसानों की आय बढ़ाने में इस तरह की परियोजनाओं का जो है वो काफी महत्व है, क्योंकि उनके लिए एक अतिरिक्त विकल्प जो है वो उपलब्ध होता है उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने। निश्चित रूप से रोजगार और निवेश के मामले में भी इस क्षेत्र को देखा जा रहा है, और जिस तरह से निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इसमें निवेश की संभावना को देखा जा रहा है, तो कैसे आप निवेश और रोजगार को देखते हैं इस क्षेत्र में आने वाले समय में? अगर मैं जहाजरानी मंत्रालय के आंकड़ों को ध्यान में रखूं तो उन्होंने जो मैरीटाइम विजन की बात की है 2030 की, अनुमान है कि लगभग जो बंदरगाहों की हम लोग बात करें तो 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है उससे 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक के अतिरिक्त रोजगार के मौके बनेंगे। जो प्रमुख बंदरगाह है उनकी जो कमाई की क्षमता है उसमें 70,000-75,000 करोड़ रुपया जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। और जो हमारे निर्यातक हैं या आयातक हैं उनके लिए 6 से 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी इन बंदरगाहों का या जल मार्ग पर जो परिस्थितियां बेहतर होती हैं उससे अलग अलग पक्ष को फायदा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम कितने लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। जब आप 10 लाख लोगों के रोजगार मुहैया कराने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर काफी बड़ी संख्या है और इससे आर्थिक जो बेहतरी है उसको काफी बल मिलेगा। मिस्टर सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने विषय पर विश्लेषण दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बंदरगाहों और जलमार्गों की विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।